हम लोगों ने बात की है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप रखा है तो उसमें नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। नहीं पढ़ा? जीरो पढ़ा है। तो देखो यार ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, अगर हम इस पे सारे सेक्शन पे अलग अलग फोर्स की बातें करें, मान लिया ये बी लेंथ का है और ये ए लेंथ का है, ये मैंने दिखाया थोड़ा टिल्टेड है, लेकिन तुम मानो कि ये अंदर गया है, अंदर गया है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर है। तो सोचो एक वायर जो अंदर गया है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, उसको फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर लगेगा। तो ये अंदर गया है तो ये वाला बाहर आया है, करंट ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, बाहर आया है तो करंट बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो फोर्स कहां लगेगा? लेफ्ट। क्या ये दोनों कैंसिल हो गए? इस वाले में बाहर आएगा तो उस वाले में अंदर आएगा, तो नेट फोर्स जीरो है कि नहीं? हम अलग अलग भी चेक कर सकते हैं, वैसे तो हम नियम जानते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड में क्योंकि एल वेक्टर जीरो होता है तो फोर्स भी जीरो होगा। अच्छा, इस समय इस पे कोई टॉर्क घुमाने की टेंडेंसी है या नहीं है? जब तक हमने प्लेन के परपेंडिकुलर इस प्लेन को रखा है, इस कॉइल के प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखा है, 90 डिग्री पे रखा है प्लेन को। ये बोलना थोड़ा अजीब लगता है, प्लेन को हमने 90 डिग्री पे रखा है और फोर्स नेट जीरो है ना? तो हमने एक नाम डिफाइन किया है, ये बड़ा वेल नोन नाम है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हम हमेशा प्लेन के साथ परपेंडिकुलर लेते हैं। ये रेड वेक्टर इस प्लेन के एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री है। और इस समय इस पे लगने वाला नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, वो तो उसकी चिंता नहीं करना। इस समय टॉर्क नेट कितना है? क्या ये फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? जब भी हम कोई फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं तो एक फ्री ऑब्जेक्ट वो घूमता नहीं है। फ्री ऑब्जेक्ट तभी घूम सकता है जब उसको लगने वाले टॉर्क या लगने वाला फोर्स उसके सेंटर ऑफ मास से हट के हो, तभी वो टॉर्क देगा, और टॉर्क देगा तभी वो रोटेट है। तो फिलहाल इसमें नेट फोर्स जीरो है और टॉर्क भी जीरो है। ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हैं? ये बस जस्ट मैं माइक चेक करने के लिए कह रहा हूं, बीच में आवाज आई थी कि चल रहा है कि नहीं। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं, एरिया वेक्टर 0 डिग्री पे है मैग्नेटिक फील्ड के साथ और प्लेन परपेंडिकुलर। अब मैं इस लूप को थोड़ा घुमा रहा हूं ऐसे, ठीक है? अभी भी मैं अगर बात करूं तो एक अंदर करंट राइट फोर्स, बाहर करंट लेफ्ट फोर्स, बाहर फोर्स अंदर फोर्स, नेट फोर्स अभी भी क्या है? जीरो है। लेकिन क्या बताओ, इस समय ये जो फोर्स है इसका अगर हम लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे, है ना, क्या वो लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन क्या इसके सेंटर से नहीं पास कर रहा है? ऑब्वियसली ये वाला भी सेंटर से पास नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो क्या इस समय इसके अंदर रोटेशन टेंडेंसी है? क्या बताओ, ये वाला फोर्स इसको किस सेंस में घुमाने की कोशिश कर रहा है? इस तरफ, दैट इज क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। और ये वाला, अरे यार फैशन में मत बोला करो, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर टॉर्क जीरो ना होता। ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये भी क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर इसका मतलब इस समय टॉर्क है। जब हमने प्लेन को थीटा डिग्री घुमाया तो क्या इसका एरिया वेक्टर भी, तो हम बस सिंपल बोलें, प्लेन के साथ बोलना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं, तो हम क्या बोलें कि जब एरिया वेक्टर थीटा डिग्री पे होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब उस पर टॉर्क लगेगा। इतना तो सबको महसूस हो रहा है। ये कॉइल वापस अपनी जगह पे जाने का प्रयास करेगी, कम से कम क्वालिटेटिवली सबको समझ में आ रहा है कि ये कॉइल अपनी तरफ जाने की जगह पे जाने का कोशिश करेगा, ठीक है? अब बात आती है यार ये टॉर्क कितना आता है, ठीक है? ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा इजी डायग्राम बनाया है, मैं केवल साइड दिखा रहा हूं। बता, ये वाली लेंथ ए लेंथ थी और लगने वाला फोर्स कितना था? आई ए बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली साइड भी कितनी थी? ए साइड थी, और इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? आई ए बी, होगा कि नहीं? अच्छा, इसको बाहर लगेगा और उसको अंदर लगेगा, वो कैंसिल हो रहे हैं फोर्स वाइज भी, और वो कोई रोटेशन टेंडेंसी डेवलप, यार ये सारे फोर्सेस का सेंटर ऑफ फोर्स एक्सिस पे है, तो ये रोटेशन टेंडेंसी डेवलप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों पेयर रोटेशन टेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? मैंने ये जो लाइन ऑफ एक्सिस यहां दिखाई उसको मैंने यहां क्रॉस बना दिया है, समझ में आ रहा है सबको? और एरिया वेक्टर जो मैं रेड कलर से दिखा रहा था
ये एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री पे है, थीटा डिग्री पे, और प्लेन भी इस समय पुरानी वाली पोजीशन से थीटा डिग्री पे है। खैर वो सब बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ थीटा क्या है, थीटा के बारे में समझ गए, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमें टॉर्क निकालना है, पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है F इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है, F इंटू आर परपेंडिकुलर, और ये दो जगह से लग रहा है तो डबल कर देंगे, यहां से भी लग रहा है और यहां से भी लग रहा है और एक जैसा लग रहा है। कोई मुझे बता सकता है इस समय ये थीटा एंगल पे है तो आर परपेंडिकुलर कितना है, इसकी लेंथ में b मान रहा हूं, इसकी लेंथ में b मान रहा हूं, कोई बताएगा आर परपेंडिकुलर कितना है, ओके आधी लेंथ b/2 होगी, बिल्कुल सही, और आर परपेंडिकुलर एक्सिस से डाले गए परपेंडिकुलर इस लेंथ को बोलेंगे, ये लेंथ सेम है, ये लेंथ है, पता है ये कितनी है, ये लेंथ ये कितनी है, थीटा के सामने वाली है तो ये आएगा b/2 साइन थीटा, कितना है, तो f है IAB और r परपेंडिकुलर है b/2 साइन थीटा, और ऐसा ऐसा टॉर्क दो जगह से सेम सेंस में लग रहा है तो हमने सीधे डबल कर दिया है, 2 से 2 कट गया, ये आंसर आया IAB b साइन थीटा, IAB b साइन थीटा। A और B क्या थे, A इस रेक्टेंगुलर प्लेट की एक साइड है और B दूसरी साइड है, तो A इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ इसको हम लिख सकते हैं एरिया, तो क्या बन गया IAB साइन थीटा। कोई दिक्कत है, अभी फिलहाल मैंने एक कॉइल पर लगने वाला टॉर्क दिखाया है, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो, अगर एक टर्न की कॉइल ना लेके हम टॉर्क बढ़ाना चाहते हैं तो क्या लेंगे, n टर्न की कॉइल लेंगे, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा NIAB साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला बना है, NIAB साइन थीटा काफी फेमस फॉर्मूला है। और अच्छी बात पता है क्या है कि इस फॉर्मूले में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं आया जो ये बताता हो कि ये बात रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए है, क्या एरिया तो किसी भी प्लेट का हो सकता है ना, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जिस तरह से आया है वो सजेस्ट कर रहा है कि ये फॉर्मूला भले हमने रेक्टेंगुलर प्लेट से डेराइव किया है मगर काम किसके लिए करेगा, हर तरह की प्लेट के, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, चाहे किसी भी शेप की हो, जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं उस हर के लिए ये काम करेगा। क्या बात समझ में आ रहे हैं, तो अब हम इस फॉर्मूले को सीधे डाइजेस्ट करने वाले हैं, बीच की बात भूल भी जाएंगे तो चलेगा, बट क्योंकि हमने टॉर्क पे इतनी प्रैक्टिस करी है तो इतनी सी चीज मैं क्यों छोड़ूं, टॉपिक का शुरुआत है तो हम क्यों इतना जंप करें केवल इतने के लिए कि तुम टॉर्क समझते तो हो ही यार, कल को यही पूछ दे कि बताओ यहाँ आर परपेंडिकुलर क्या है तो नहीं बता पाओगे यार, हाँ मतलब इतना कोई पूछेगा नहीं, बट फैशन का क्या बदलता रहता है, पता नहीं कहाँ घुस के क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए हमें इतनी छोटी सी बात के लिए जंप नहीं मानना चाहिए। क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, ए यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, b मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, थीटा क्या है मैंने बता ही दिया, थीटा क्या है एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड a वेक्टर, a वेक्टर इज व्हाट एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के साथ 90 डिग्री पे दिखाया जाता है, ये बात हम बहुत समय से जानते हैं। क्लियर है भाई लोग, ये फॉर्मूला आया है, इसमें यार हम लोग एक नाम डिफाइन करने वाले हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, थोड़ी देर में समझ में आएगा ऐसा नाम क्यों आया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पहला लॉजिक तो मैं ये बता रहा हूं कि इसमें ये तीन टर्म NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ये n नंबर ऑफ टर्न, I करंट और A एरिया, n नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल है, I करंट ऑफ द कॉइल है, A एरिया एसोसिएटेड विद द, यानी ये तीनों ही टर्म किससे एसोसिएटेड है, कॉइल से, तो क्यों ना हम इसको एक नाम दे दें, जब सब कुछ कॉइल से ही एसोसिएटेड है तो उसका एक नामकरण करना बढ़िया रहेगा, और हमने उसका नाम रखा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
सिंपली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कोई फॉर्मूला पूछे तो क्या लिखोगे, NIA। अब जब हमने ये नाम लिख दिया है तो ये फॉर्मूला बन के क्या हो गया, म्यू बी साइन थीटा। ये तो बनी बात है, बस हमने एक नामकरण किया और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, नाम, यही नाम मेरे दिमाग में क्यों आया, ये भी सवाल हो सकता है किसी के मन में। मेरे दिमाग में तो बहुत सारे सवाल चलते थे, उन सब के जवाब पाते पाते आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं मुझे, हो सकता है कुछ रह गए होंगे। तुमने यार इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क फॉर्मूला पढ़ा है, क्या था, P साइन थीटा, और P को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते थे, तो इसका नाम ये रखने में काफी लॉजिकल सेंस मिल रहा है। बात क्लियर है, वो P साइन थीटा होता था, ये म्यू बी साइन थीटा। वो अलग बात है कि P का फर्दर फॉर्मूला वहां होता था अलग, वो होता था Q इंटू बीच की दूरी, यहां NIA है ना। बाकी लॉजिक सेम है, टॉर्क वहां भी होता था, टॉर्क यहां भी है, वहां भी टॉर्क लगता था, उसका भी फॉर्मूला इसी लुक का होता था, इसका भी, इसीलिए हमने इसका नाम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रखा है। अच्छा, एक और बात वहां हमने पढ़ी है, क्या बताओ, इस पूरे फॉर्मूले में थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था, तो क्यों ना हम म्यू को वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करें। अरे एरिया वेक्टर है तो म्यू भी वेक्टर है, और जैसे हम एरिया की डायरेक्शन तय करते हैं वैसे ही म्यू की डायरेक्शन तय करेंगे। कैसे तय करते हैं, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं करी। डायरेक्शन हमेशा प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो प्लेन के साथ तो दो परपेंडिकुलर होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर माने कि नीचे माने, देखो यार, अगर हम किसी कॉइल का करंट जानते हैं, करंट, तो हम हमेशा कॉइल के बीच में हाथ रखें और करंट के हिसाब से हाथ को कर्ल करें, और कर्ल करने पे अंगूठा जहां इशारा करेगा एरिया वेक्टर को उसी के अलोंग माना जाता है, ठीक है। अब ऊपर नीचे का चक्कर खत्म हो जाएगा। तुम यार देखो, इस प्लेन में ऐसे अगर करंट को फ्लो करा रहे हो तो ऊपर एरिया वेक्टर होगा, अगर ऐसे करंट होता तो नीचे होता। बात क्लियर है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तय करने का तरीका है। क्या बात समझ में आई, कैसे तय करते हैं, कॉइल के बीच में हाथ रखना है, कॉइल के बीच में, और करंट के हिसाब से इस हाथ को कर्ल करना है, कर्ल करने के बाद अंगूठा जहां इशारा करेगा वही डायरेक्शन होगी। बात समझ रहे हैं, अच्छा चलो समझ गए हैं तो बताएं, ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर कहां है, राइट हैंड से लगाना है ये रूल, हाथ रखो बीच में, कर्ल करो, अंगूठा कहां इशारा कर रहा है, अंदर, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, अंदर, और ऐसा करंट बना है तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, बाहर। अभी समझ गए कि नहीं, अभी समझ गए, हाँ, जहां से समझ में आए वहां बैठो। बात क्लियर है, तो एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही म्यू का, यानी ये जो मैं रूल बता रहा हूं कि डायरेक्शन कहां होगी, ये एरिया का डायरेक्शन है या म्यू का, दोनों का डायरेक्शन है, जो एरिया का डायरेक्शन होगा वही म्यू का डायरेक्शन होगा। अब यार फिजिक्स में हमने हमेशा पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं, ए बी, और उनके बीच का थीटा साइन में आ जाए तो हम हमेशा उसको कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रो में हमने P क्रॉस ई पढ़ा था, तो यहां क्या होना चाहिए, टाउ बराबर क्या होगा, म्यू क्रॉस बी, ये वेक्टर लुक में है। बात क्लियर है, वेक्टर लुक में ये फॉर्मूला आएगा, टाउ वेक्टर बराबर म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तुम्हें याद है ना यार, टॉर्क वेक्टर का सेंस और टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन दो चीज होती थी, किसी को याद है, टॉर्क वेक्टर का सेंस और टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन। बताओ, अच्छा ये कॉइल क्लॉकवाइज घूमना चाहती है या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो अगर हम म्यू वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ हवा करते हुए चलें तो क्या सही सेंस आता है कि नहीं, क्लॉकवाइज घूमने वाला, और उसकी डायरेक्शन कहां आ रही है, अंदर। बात क्लियर है, इसका मतलब ये टॉर्क की जस्टिफाइड डेफिनेशन है। हम म्यू क्रॉस बी करेंगे तो जस्टिफाइड आएगा, बी क्रॉस म्यू करेंगे तो गलत आने लगेगा, इसका मतलब इसके अलावा हम कुछ नहीं लिख सकते। क्लियर है भाई लोग, टॉर्क का फॉर्मूला, उसमें म्यू की एंट्री, और म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके बाद म्यू बी साइन थीटा को म्यू क्रॉस बी लिखना, ये पूरी कहानी सबको समझ में आना चाहिए।
नोट कर लिया भाई लोग? है पहले से? क्या पहले से है? तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तय करना है ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, टॉर्क का सेंस तय करना और टॉर्क का डायरेक्शन। सेंस कैसे तय करते हैं? पहले से दूसरे की तरफ हवा करते हो, ये सेंस है, और डायरेक्शन कहाँ है? अंदर। ये दो डायरेक्शन के मामले हैं जिनको समझ में आना चाहिए, फॉर्मूले तो सामने है ही। खैर, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, जो कुछ तुमने अभी पढ़ा है वो रेक्टेंगल के लिए था, बस मैंने लूप बदला है, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है, तुम्हें सारे ऑप्शन एक एक करके खुद से करना है। सब कुछ मैंने बताया अभी, बस तुम्हें अपनी परीक्षा लेना है कि तुम समझे कितना। अपने आप से बातें करें, जो मैंने बताया है उसको रिकॉल करें। वेक्टर आंसर नहीं चाहिए, बस स्केलर आंसर चाहिए मुझे। आखिरी में बस वेक्टर लिखा है, वो वाला वेक्टर, जिसमें वेक्टर लिखा है वेक्टर आंसर चाहिए। हाँ आगे बढ़े। ओके, एंटी क्लॉकवाइज मान लें सब में। क्वेश्चन में जो सिंबल यूज किए बस वही यूज करें, और कोई भी वेक्टर आंसर लिखा जाता है तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर में लिखा जाता है, ऐसे थोड़ी कि नाम के ऊपर एरो लगा दिया फाइनल आंसर आ गया। एरिया कितना, क्या एरिया क्वेश्चन का मेंशन टर्म है? हमेशा आंसर उन टर्म में दिया जाता है जो क्वेश्चन में मेंशन होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है? रेडियस। चलो पहला क्वेश्चन पूछा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी म्यू पूछा है, सिंपल स्केलर आंसर बताना है। म्यू क्या डेफिनेशन थी? एन आई ए। एन क्वेश्चन में गिवन है, लिख सकते हैं, आई गिवन है, लिख सकते हैं। एरिया क्वेश्चन में ए नहीं लिखा है तो हम उसको क्या लिखेंगे? पाई स्क्वायर। कितने लोगों ने इतना लिख लिया यार? देखो यार, हिम्मत नहीं जुटाओगे तो हर टॉपिक मुश्किल ही बना रहेगा। जो मैंने पढ़ाया वही मैं तुमसे पूछ रहा हूं, हिम्मत दिखाना पड़ेगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, तो जब भी कोई वेक्टर पूछता है तो ऐसे थोड़ी नाम के ऊपर वेक्टर लगा दो तो वो वेक्टर हो गया, ऐसे ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे। ऐसे ऑप्शन नहीं, ऐसे ऑप्शन मिल जाए तो भैया वही कर लो। बताओ अच्छा, अगर करंट ऐसा दिखाया गया है एंटी क्लॉकवाइज तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? देखो जरा, एरिया वेक्टर कहां होगा? बाहर की तरफ होगा, और बाहर का स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर क्या है? के कैप। तो बस हम क्या लिख देंगे? म्यू वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। हमेशा यार वेक्टर का यही लुक होता है, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हो गया के कैप और मैग्नीट्यूड हो गया आई एन आई इंटू पाई स्क्वायर। कितने लोगों ने लिख लिया था ये? कोई दिक्कत है ऑनलाइन वालों? क्लियर है? अगला है मैग्नेटिक टॉर्क और चौथा है मैग्नेटिक टॉर्क वेक्टर। तो मैग्नेटिक टॉर्क, टॉर्क फॉर्मूला क्या था? म्यू बी साइन थीटा। तो यार म्यू की जगह हम ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये कॉपी पेस्ट कर देंगे। बी की जगह तो क्वेश्चन में बी लिखा ही है, बस थीटा तय करना है। थीटा कितना? देखो यार, मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ है और एरिया वेक्टर बाहर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? और 180 डिग्री के लिए साइन कितना होता है? साइन 180 क्या होता है? गॉड, इतना डाउटफुल तरीके से सर जीरो होता है। अरे जीरो होता है, दैट्स इट। तो आंसर क्या आ गया? जीरो। अब जीरो आ गया तो कोई टॉर्क वेक्टर पूछेगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। टॉर्क जीरो में क्या पूछेगा? टॉर्क है ही नहीं। ये पता है, ये वो वाला सीन है जिसमें प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे होता था। देखो जरा, प्लेन ये है और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री, और जब ऐसा होता है तो उसमें टॉर्क नहीं लगता है। अगर सीधे याद रहे तो अच्छी बात है, बाकी 0 और 180 में नहीं लगेगा एरिया वेक्टर के साथ। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। करंट ऐसे ही मान लें यार। चलो, करंट मैंने दिया है और नंबर ऑफ टर्न इस बार कुछ नहीं दिया तो मतलब एक मानना है, कुछ नहीं दिया मतलब एक मानना है। आगे बढ़े,
सारे क्वेश्चंस अपने समझदारी से करें और अपनी हिम्मत बढ़ाएं। ये वाला है क्या अगला? ये नहीं है, ये है, ये वाला करें। ठीक है, cos 60 हाफ, ठीक। वेक्टर आंसर क्या होगा? अभी नहीं लिखा, गोला तो बड़ा कॉन्फिडेंस से मारे हो, वही कॉपी पेस्ट करके। अपने आप से बातें करो यार, सब तो बताया मैंने। चलो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एन आई ए, एन है 1, आई है आई, और एरिया कितना? पाई ए स्क्वायर। इतना लिखने में अगर किसी के हाथ कांप रहे हैं तो मत बनो डॉक्टर यार। अरे इतना करने तो क्या तुम फोड़े पुंसी के डॉक्टर बनोगे क्या? जटिल जटिल इलाज कैसे करोगे अगर हाथ कांपेंगे तो? पता चले इंजेक्शन लगाने में तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं तो कौन तुमसे इंजेक्शन लगवाएगा? वो ब्लड सैंपल लेने आता है, जिसके हाथ कांपते, मैं उसको तुरंत मना कर देता हूं, भैया तुम मत करो। 3 जगह छेद करते तब वो खून ढूंढ पाते कहां से निकलेगा। तो कोई कॉन्फिडेंट आता है तभी मैं उसको हाथ लगाने देता हूं। कई बार हादसे हो चुके, मैं ब्लड सैंपल ले रहा है और वो ढूंढ ही नहीं पा रहा है मेरी नर्व्स कहाँ है। इतनी एक्सरसाइज करो तब भी कोई नस नहीं दिखती उसको। तो अलबेस्ती अलग महसूस होती है, तो खुन्नस में भगा देता हूँ, कहता हूँ जाओ तुम ना निकालो। और कई बार तो जिम में आ जाते हैं, जिम में वो कैंप लगा के बैठ जाते हैं। तो जब वो मेरी नर्व्स ढूंढते हैं तो कहते हैं आप जिम करते हैं? मैंने कहा तुम जिम में तो बैठे हो। जिम करते तभी तो यहाँ पे हैं। मजाक बनाते हैं यार, इतना मैं जिम करता हूँ उसके बाद असर ना हो तो इसका क्या मतलब हुआ? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, हाँ भाई, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, करंट ऐसे मानना है। हाँ, कहाँ? बीच में हाथ रखना है, कर्ल करना है बाहर, तो कितना? आई इंटू पाई ए स्क्वायर के कैप। देखो यार, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर मिल जाए तो वेक्टर लिखने का यही तरीका है। यूनिट वेक्टर ना मिले, कहीं और टिल्टेड डायरेक्शन आए, तो दूसरे तरीके होते हैं वेक्टर लिखने के। मैग्नेटिक टॉर्क, सिंपल स्केलर आंसर लिखना है, म्यू बी साइन थीटा। तो म्यू की जगह आई इंटू पाई ए स्क्वायर, बी की जगह बी, बस थीटा ही बड़ा क्वेश्चन था। एक मिनट, थीटा कितना? 90 डिग्री। थीटा कितना? तो हर पड़ी हुई चीज को हाथ ना लगाएं, बम हो सकता है। तो ये एंगल केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एरिया वेक्टर बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, इधर ध्यान दें। एरिया वेक्टर बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में, बताओ दोनों के बीच में कितना एंगल? 90। तो इस एंगल से हमें कोई लेना देना, ये किस लिए दिया गया था? कंफ्यूज करने के लिए, बिल्कुल। हाँ, क्या? ओ सॉरी, हर बड़ी हुई चीज को हाथ ना लगाएं। अभी पुलिस थाने में फट गया श्रीनगर में। थाने में वो लोग उठा के लाए थे बम पड़ा हुआ, तो उसको शायद डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे और पता नहीं क्या इंतजाम कर रहे थे कि बम के आसपास 9-10 लोग थे, मर भी गए। अरे क्या जरूरत थी इतने लोगों को बम के आसपास रहने की? मजाक लग रहा था। लोग देखने आ जाते, एक तो इंडिया में ये बहुत है कि घेर के खड़े हो जाएंगे, देखें कैसा बम होता है। देख लो भैया, देख लिया बम आखिरी बार, कम से कम सुकून है कि देख के मरे।
बम को भी और उसके धमाके को भी। मैग्नेटिक टॉर्क वेक्टर, टॉर्क वेक्टर किसने किसने लिखा है? मैग्नेटिक टॉर्क वेक्टर। तो देखो यार, टॉर्क वेक्टर लिखने का एक तरीका तो यह है कि कुछ ना सोचो, मैथ्स लगाओ, कुछ ना सोचो। और दूसरा तरीका है सोचो और जल्दी ले आओ। तो पहले मैं कुछ नहीं सोचता हूं, मैथ्स लगाते हैं, क्योंकि मैथ्स ना हमारे दिमाग का दही होने से बचाता है, तो मैथ्स ही लगाते हैं। टॉर्क वेक्टर की डेफिनेशन थी म्यू क्रॉस बी। ओके, म्यू वेक्टर हमारा है आई इंटू पाई ए स्क्वायर के कैप। ओके, क्रॉस बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर किसी को दिख रहा है? यार बी उसका मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है। उसको वेक्टर बनाना चाहते हो तो बी कॉस 30 आई कैप और बी साइन 30 जे कैप लिखना पड़ेगा। अरे वेक्टर बनाना आता है कि नहीं? कोई वेक्टर क्वांटिटी कितना आई के साथ कितना जे के साथ, तो ये आएगा √3b/2 आई कैप b/2 जे कैप। और अब क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, पहला माइनस के हो जाएगा। तो यार क्रॉस प्रोडक्ट तुम टेबल बना के करना चाहोगे या और बेसिक से करना चाहोगे? फिर से तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, किससे करना चाहोगे? यार एक तो है कि तुम टेबल बनाओ, 3 इधर फिर क्रॉस करके आंसर लिखो। दूसरा है कि क्रॉस के बेसिक्स तुम्हें आते हैं, तुम यही क्रॉस कर लो। देखो यार, जब कभी एक यूनिट वेक्टर का क्रॉस कराना हो तो टेबल बनाना बड़ा प्रोसेस है। मैं जल्दी से बताता हूं कैसे करना है। देखो यार, सबसे पहले गंदा सामान बिल्कुल कॉमन ले लो, b/2 दोनों में है, बाहर ले लेते हैं। तो आई पाई ए स्क्वायर b/2 बाहर ले लेते हैं। k का क्रॉस किसके साथ करना है? √3i के साथ। ओके, √3 छोड़ो, वेक्टर वेक्टर का क्रॉस होता है, √3 तो नंबर है, तो यहां आएगा √3 k क्रॉस i। ओके, और क्या आएगा? 1/2, अच्छा ये कॉमन आ चुका है। ओके, ये आएगा k क्रॉस j। अब याद करो जरा, k क्रॉस i, i j k क्रॉस i, k क्रॉस i प्लस j, तो यहां आ गया √3 j कैप। ओके, और k क्रॉस j क्या होता था? -i। बस ये आंसर आ गया, अगली लाइन में आंसर आ गया, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो कम दिमाग लगाने के लिए है। कम दिमाग लगाने के लिए, दिमाग नहीं लगाया, मैथ्स लगाया है, मैथ्स खुद ही आंसर देगा यार, वो सब मैथ्स के भरोसे है। दूसरा, अगर हम दिमाग लगाते हैं, दिमाग वाले सभी हैं, दिमाग लगाते हैं अगर तो क्या कोई दिक्कत हो रही है? बताओ। अच्छा, टॉर्क का डायरेक्शन हम कैसे तय करते थे? एक मिनट, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो वेक्टर जाके रेफर करें, ये क्रॉस के सारे रूल्स मैंने बहुत आराम से समझाया था सब। इधर आते वापस, बता मैग्नेटिक एरिया वेक्टर कहां है? एरिया वेक्टर म्यू वेक्टर बाहर है, म्यू वेक्टर बाहर है, से हवा करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आओ। अंगूठा कहां इशारा कर रहा है? ध्यान दें, म्यू वेक्टर से बी की तरफ हवा करते हुए आओ, बी की तरफ ऐसे, तो हमारा अंगूठा कहां इशारा कर रहा है? अंगूठा हमारा थोड़ा सा टिल्टेड इशारा कर रहा है। यार हमारा अंगूठा इधर इशारा कर रहा है, देखो, म्यू वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ चलो, अंगूठा इधर इशारा कर रहा है। क्या ये डायरेक्शन इसके साथ 90 डिग्री पे है, तो पीछे से ये 60 डिग्री होगा। देख लो यार आराम से, देखो, ये जो डायरेक्शन अंगूठे की होती है हमेशा 90 डिग्री पे होती है, इधर से इधर की तरफ। एक मिनट, फिर से इधर ही खड़े होना पड़ेगा। म्यू वेक्टर से बी वेक्टर यही आया कि नहीं? ये आपस में 90 है, ये 30 था, तो ये कितना होगा? 60। अब यार टॉर्क का अगर हमें मैग्नीट्यूड पता है तो हमें बाकी समय सीधे टॉर्क का ही वेक्टर दिख रहा है। क्या आएगा टॉर्क का वेक्टर? ये टॉर्क का वेक्टर आएगा, ये वाला कंपोनेंट माइनस टाउ कॉस 60 आई के साथ, और ये वाला कंपोनेंट प्लस टाउ की 60 जे कैप। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। टाउ यहां से कॉपी पेस्ट कर दो, ये आंसर और वो आंसर सेम ही है। कौन सा ज्यादा आसान है? पहले वाले हाथ उठाएं, दूसरे वाले हाथ उठाएं। देखा यार, मतभेद है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन इस समय किन चीजों पे कंफर्टेबल है, उस पर डिपेंड करता है। दोनों ही बराबर ही सही हैं।
ओवर अ लॉन्ग टाइम ज्यादातर लोगों को ये याद आता है, बट ये कितनी जल्दी हो रहा है यार, ये भी तो देखो। हमें बी के वेक्टर नहीं बनाना, सीधे आंसर में एक बार वेक्टर बनाना है, क्रॉस नहीं करना पड़ रहा है, क्रॉस नहीं करना पड़ रहा है, क्रॉस बच रहा है सीधे सीधे। ये आंसर पता है कितना आ गया, टाउ बाहर ले ले और ये आएगा माइनस हाफ आई कैप प्लस √3/2 जे कैप, और टाउ की जगह क्या था, आई पाई ए स्क्वायर बी, 2 भी कॉमन ले लो तो माइनस आई प्लस √3 जे। क्या ये आंसर और वो आंसर सेम है कि नहीं है? दूसरा वाला साइन होगा, सॉरी, एक कॉस एक साइन। डन। तो ये अपनी चॉइस हो सकती है कौन सा मेथड लगाना, बट मैं बता दूं कई बार ना जब हम क्रॉस करेंगे और डायरेक्शन इतनी सिंपल आ जाएगी कि हमें कंपोनेंट भी नहीं करना पड़ रहा, या तो केवल आई में आ जाए केवल जे में आ जाए, तब तुम्हें ये मेथड बेकार लगने लगेगा। अभी ऐसा होने वाला है अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखें जरा, ये नोट कर लें आराम से समझते हुए और अगला क्वेश्चन करें। ये इसका छोटा भाई क्वेश्चन है, पहले मैंने जनरल थॉट क्रिएट किया है ताकि कोई बात नहीं, बहुत बार गिरा है, आज भी बचा ही होगा। हाँ भाई, सुन पा रहे मुझे माइक गिरने के बाद? हेलो, ओके थैंक्स। ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैं बता देता हूं, बहुत देर हो गया है। म्यू इक्वल टू, बोले यार, कितनों ने कर लिया यार? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, तो यार इसका वेक्टर कहाँ आने वाला है? बाहर तो प्लस के कैप ना यार, अंदर होता तो माइनस के। अब तुम लोग रूल मत बना लेना कि एरिया वेक्टर प्लस के कैप होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में आया है। मैग्नेटिक टॉर्क केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो म्यू बी साइन, तो एरिया वेक्टर बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कितनों ने कर लिया यहां तक? कोई दिक्कत है? म्यू की जगह आई इंटू पाई ए स्क्वायर बी साइन 91, इतना कितने लोग आ गया है? अब हमें बताना है टॉर्क वेक्टर क्या होगा, तो क्या उसके लिए म्यू और ये जे डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर वेक्टर में लिखोगे तो क्या लिखोगे? बी जे कैप। तो क्या करना चाहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट? चलो, टॉर्क होता है म्यू क्रॉस बी, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आई इंटू पाई ए स्क्वायर और के क्रॉस बी जे कैप, तो बी बाहर ले लेते हैं, नंबर नंबर बाहर आ जाता है, बस वेक्टर के बीच में होता है आई जे के। बदर जे क्रॉस के, एरो का उल्टा है, जे क्रॉस के, ओके, के क्रॉस जे, एरो के उल्टा, तो माइनस आई आ जाएगा, बी इंटू आई पाई ए स्क्वायर माइनस आई। कितने लोगों ने कर लिया यार? ओके, कितने लोगों ने इसी मेथड से किया है? इसी मेथड। अब मैं दूसरा मेथड बताता हूं, मन मर्जी यार। एरिया वेक्टर बाहर से हवा करते हुए ऊपर जाओ, अंगूठा कहां इशारा कर रहा है? माइनस आई, तो हमें क्रॉस करना ही नहीं पड़ता है। जब माइनस आई आ गया तो देखते ही आंसर पता चलेगा, और चार में से अगर सारे ऑप्शन में माइनस आई वाला एक ही ऑप्शन है तो तुम्हें मैथ्स भी नहीं लगाना थी। बात समझ रहा है? तो इनके भी फायदे हैं यार, ये सब करने के भी फायदे हैं। कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है, अलग बात है, ज्यादा घुमाने पर। कौन वाला? ओके, पहले तो बताओ म्यू वेक्टर कहां है? बाहर, वहां हाथ फैलाओ, ऐसे बाहर निकल के आओ, ऐसे 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 एकदम मोड़ोगे तो टूट सकता है। अच्छा, तुम अपनी कॉपी पे करो, कॉपी पे म्यू वेक्टर कहां है? बाहर, वहां से हवा करते हुए जाओ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ,
अंगूठा अंगूठा कहाँ इशारा कर रहा है? इधर क्या है? निगेटिव वाली। हाँ दैट्स इट। करोगे तो पता चलेगा ना। डन। आधा लूप है भाई, नहीं कर लोगे? क्या फर्क पड़ने वाला है? एरिया आधा हो जाएगा, कौन सी बड़ी आफत हो जाएगी। ये तो कर ही लोगे ना यार। मैं जल्दी से लिख देता हूं, मैच कराओ। आई इंटू, बोलो जल्दी, पाई स्क्वायर बाई 2 है ना। वेक्टर में क्या लिखोगे? अच्छा इस बार मैंने करंट क्लॉकवाइज दिखाया है, तो एरिया वेक्टर कहां आएगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब माइनस के कैप। टॉर्क लिखना है तो आई पाई स्क्वायर बाई 2 बी साइन थीटा। थीटा कितना? एरिया वेक्टर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 90। अगला इसका वेक्टर आंसर, तो अंदर से हवा करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आओ, कहां इशारा कर रहा है? राइट इशारा कर रहा है, तो टॉर्क को हम सीधे लिख देते हैं बिना मैथ्स लगाए, कितना? प्लस आई कैप। कोई दिक्कत है भाई लोग? कितने लोग मुझसे पहले कर लिए थे? इसका मतलब मैंने टाइम नहीं दिया है किसी को। डन। कोई दिक्कत है? देखो जरा, इस बार लूप को थोड़ा बदला गया है। ऐसे करंट दिखाया मैंने, ये नंबर ऑफ टर्न तो 1 ही लेना था, तो बनी तो लिया, एनी तो लिए हो। अच्छा, अरे वो ठीक, ये वेक्टर आंसर है। और ये क्या लिखा है? आई पाई बाई 2 एन आई। ये आंसर क्या है? टॉर्क का स्केलर आंसर हाँ है। ये इसके अलग अलग वेक्टर लिख के आता हूँ। सेम ही। सेम ही। एरिया कितना होता है? एरिया ये होगा ना। काफी अच्छी कोशिश है, थोड़ा और सोचें। ठीक, एरिया ये पूरा सर्किल है क्या? हाँ भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है एन आई ए, तो एन की जगह मैंने 1 लिख दिया है, आई ए दैट इज म्यू। म्यू वेक्टर कितना? एन आई ए। बदर हाथ रखना है बीच में कहीं, और ये करंट फिर किस सेंस का दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? प्लस के कैप। कितनों ने इतना कर लिया है? एक मिनट, एरिया में क्या लिख रहा हूं? माय गॉड, एरिया ये क्यों होगा? सॉरी, एरिया यार ध्यान देने की चीज है। एरिया क्या होगा? बदर लूप हमारा कितना एरिया रखता है? लूप हमारा ये है, इसके भीतर का एरिया कितना होगा ये हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो यार, पाई आर टू स्क्वायर बाई 2 तब होता जब ये पूरा होता, उसमें से इतना पोर्शन, तो हम क्या करेंगे? पाई आर टू स्क्वायर बाई 2 में से पाई आर वन स्क्वायर बाई 2 घटाएंगे, बस इतना करना है। कितने लोगों ने कर लिया यार? कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत है? माइनस के कैप प्लस के कैप बड़ा वाला। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज से बाहर आएगा, करेक्ट, प्लस के कैप, ठीक है। मैग्नेटिक टॉर्क कितना? I इंटू पाई ए स्क्वायर बाई, सॉरी फिर से मैं वही कर रहा हूँ, पाई R2 स्क्वायर माइनस इंटू बी साइन 90। कितना कर लिया यार, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक टॉर्क वेक्टर। तो टॉर्क वेक्टर के हम सीधे देख रहे हैं कि ऊपर से हवा करते हुए जाओ तो माइनस आई आ रहा है, तो इस बार हम क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहेंगे क्या? अब कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है? दोनों ही सही हैं, जो याद आ जाए सही बात है। मैथ्स में अच्छी बात यह ना कि हमें कुछ याद नहीं रखना पड़ता, मैथ्स खुद ही आंसर देता है, चाहे क्रॉस कर लो या तुम टॉर्क का सीधे आंसर लिख दो, आई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाई 2 इंटू बी माइनस आई कैप। देखो यार, एरिया वेक्टर से बी की तरफ हवा करते हुए चलोगे तो अंगूठा कहाँ रहा है? लेफ्ट आ रहा है, मतलब माइनस आई। कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन को कुछ लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि हम इस लूप को एक पूरा लूप माने, एक पूरा लूप माने एंटी क्लॉकवाइज करंट वाला। सोचो, हमारे पास एक वायर अलग से ऐसा हो और एक वायर इंसुलेशन के साथ ऐसा हो, ऐसा हो, एक वायर क्लॉकवाइज करंट वाला और एक वायर एंटी क्लॉकवाइज करंट वाला, दोनों को एक दूसरे के साथ रिजिडली कनेक्ट कर दिया जाए, ये मतलब रिजिड मटेरियल से बने हैं, कनेक्ट कर दिया जाए, तो बड़ा वाला टॉर्क कैसा महसूस करेगा? देखो, बड़े वाले का एरिया वेक्टर कहां है? बाहर, तो वो टॉर्क इस सेंस का महसूस करेगा। छोटा वाला टॉर्क कहां महसूस करेगा? इस सेंस का। तो जीत किसकी होगी? दोनों रिजिडली कनेक्ट है तो जीत के हिसाब से ही चलेगी बॉडी, नहीं तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, और ऐसे सोचने में कोई गलती नहीं है। क्यों? कोई कहेगा कि सर इतने हिस्से में तो वायर था ही नहीं, आपने बढ़ा दिया। तो देखो यार, एक में लेफ्ट बढ़ाया है तो एक में राइट बढ़ाया है, तो फोर्स वाइज उसमें कोई असर नहीं पड़ा। भाई क्या लेफ्ट में फोर्स कहीं लग रहा होगा तो राइट में उल्टा लग रहा होगा, तो जब फोर्स वाइज फर्क नहीं पड़ा तो टॉर्क वाइज भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो भी एक थॉट हो सकता है, गलत नहीं है, लेकिन हमें तो ऐसे ही समझ में आ रहा था कि इसके बारे में हम सोचे ही क्यों, जब बीच का लूप एरिया समझ में आ रहा है तो हमने सीधे ही कर दिया। लेकिन ये थॉट की जरूरत कब है? अगले क्वेश्चन में। देखो यार, इसमें एक का एरिया वेक्टर कहां था? बाहर, और एक का एरिया वेक्टर कहां था? अंदर। तो हमें एरिया वेक्टर का नेट निकालना पड़ता, और वो आता पाई R2 स्क्वायर बाई 2 बाहर, पाई R1 स्क्वायर बाई 2 अंदर। तो तुम्हें यही करना पड़ता, ये तुमने वैसे ही कर दिया है, अगर तुम ऐसे सोचते तो भी यही करते। क्या जनता समझ पा रही? लेकिन अभी यार ये क्वेश्चन में एरिया वेक्टर अंदर बाहर वाला मामला नहीं है, तो इसको केवल उसी तरीके से कर सकते जो मैंने अभी सेकंड वाला मेथड बताया। कैसे? ये लूप ऐसा है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, और वही करंट आगे जाके ऐसे फ्लो कर रहा है। ये प्लेन एक, ये दो प्लेन में पूरा प्लेन है, ये पूरा कॉइल दो प्लेन में है। ये वाला प्लेन हमारा एक्सजेड प्लेन है और ये वाला प्लेन हमारा वाईजेड प्लेन है, तो दो प्लेन में पूरा कॉइल है। तो यार अब दो प्लेन में है तो हम सीधे प्लस माइनस से थोड़ी हैंडल कर सकते हैं। बताओ इस कॉइल का एरिया वेक्टर कहां होगा? देखो यार, हम यहां पे जबरदस्ती दो तार बढ़ाते हैं, लेकिन दो तार ऐसे बढ़ाते हैं, हाँ, कि एक तार में के की तरफ करंट आ रहा है, एक वायर में माइनस आई की तरफ, तो ऐसे वायर बढ़ा लेने से फोर्स वाइज कोई फर्क, तो टॉर्क वाइज कोई फर्क। और इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा? ऊपर की तरफ। तो इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा? देख लो जरा, करके देखो हाथ लगा के। हाँ, इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा? राइट साइड आएगा। बात क्लियर है ना? दोनों एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, और अगर एरिया को वेक्टर क्वांटिटी हम मानते हैं तो ये एरिया जितना होगा, ये एरिया जितना होगा, उसका नेट कितना हो जाएगा? क्या देखो, एरिया वेक्टर अगर ए है
तो ये कितना हो जाएगा यार। कोई वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स में तभी डिफाइन करी जाती है जब वो वेक्टर रूल को फॉलो करती है। तो इन दोनों का एरिया वेक्टर नेट कितना हो गया ये। और जब हमें एरिया वेक्टर का नेट पता होगा तभी तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाएंगे, उसके बिना हम क्वेश्चन आगे बढ़ा ही नहीं सकते। क्या जनता समझ पा रही इसको कैसे करना है? क्या आगे की कुछ लाइनें लिख पाएंगे जनता? मैं इसका थोड़ा एक ना इजी व्यू बना देता हूं ताकि लोगों को ये समझ में आए। देखो यार ये कॉइल कैसे रखी है, मैं फिर से एक बार रख रहा हूं यार। एक हिस्सा इधर है जिसका एरिया वेक्टर कहां था ऊपर, और एक हिस्सा इधर है जिसका एरिया वेक्टर कहां था राइट था। ये साइड व्यू मैंने दिखाया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्सिस बेसिकली एरिया वेक्टर का नेट इधर आ गया है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इधर की तरफ। ये बात क्वेश्चन में मैंने लिखी है नहीं लिखी मुझे नहीं पता। मैग्नेटिक फील्ड बी माइनस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीचों बीच है 45 डिग्री पे। ये मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां दी है, वहां कंफ्यूज हो जाते, यहां दी है मैंने। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बताना है। चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर बताना है। ये एकदम एक्सट्रीम ऑफ द क्वेश्चन है टॉर्क का। ये समझ में आने का मतलब पिछले वाले बहुत ही आसान थे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू कितने लोगों ने लिख लिया? जल्दी से लिखें। एक मिनट। वर्कबुक में सब दिया है? क्वेश्चन कैपिटल ए रूट 2। और इसकी मैंने साइड लेंथ दिया है नहीं दिया कहीं? ओह सॉरी सॉरी, ए रेडियस नहीं है, ए है साइड लेंथ ऑफ द लूप। सॉरी, ए यहां पर है स्ट्रेट साइड ऑफ लूप। ये सारे ए लेंथ के स्ट्रेट साइड हैं, ये सारे ए लेंथ के स्ट्रेट साइड हैं। सही कर लें थोड़ा।
एरिया वेक्टर, एक मिनट, आई इंटू ए स्क्वायर। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। रूट टू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा अगला प्लस ये 45 पे था एरिया वेक्टर वाला म्यू। ये तुमने आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू कैसे लिखा? यूनिट वेक्टर। 45 का cos 45 sin अच्छा 45 ये सेम हो जाएगा इसका। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये आई प्लस जे इंटू माइनस आई प्लस। ओके, इसको करोगे अभी? तो ये इसका तो ये आया ये आई स्क्वायर ए एरिया की जगह क्या लिखा? ए स्क्वायर। हाँ इसका ये क्या है क्या एक लूप का निकाला है क्या? हमें पूरे स्ट्रक्चर को एक बॉडी की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, टॉर्क का आंसर अभी तुमने स्केलर लिखा है, इसका वेक्टर आंसर और लिखे। एरिया की जगह स्मॉल ए स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, ठीक। ओके, इतनी मेहनत करके ये फिर से ला दिया। ये सीधे भी तो समझ सकते थे, ए स्क्वायर ऊपर और ए स्क्वायर आगे। तो सीधे हमने पहले नेट निकाला, फिर कॉम्पोनेंट करके वही ला दिया, है ना। टॉर्क वेक्टर, ओके, हाँ सही लग रहा है, करेक्ट। इसको पिछला कर रही क्या? नहीं, ये वाला तो ये वाला तो आगे नहीं है क्या? नहीं बना नहीं ना। अच्छा, प्लानिंग ये थी कि ये नहीं कराना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना? आई इंटू पाई, नहीं पाई स्क्वायर नहीं, सॉरी, आई इंटू रूट टू ए, बस हो गया। और एरिया कितना होगा? अगर मैं कहूं इसका एरिया कितना होगा? नहीं, रूट टू ए इसलिए हो गया क्योंकि ए और ए 90 डिग्री पे था, उसका नेट क्या आएगा? रूट टू ए। मैं पूछ रहा हूं एक का एरिया कितना होगा? एरिया दिया नहीं सीधे, उसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर। तो आई इंटू रूट टू ए स्क्वायर, कितना लिख दिया यार। अगला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या होगा? तो यार वेक्टर तो तुम पहले ज्यादा आराम से लिख सकते थे यार। इस वाले का ऊपर की तरफ है और इस वाले का, दोनों को सीधे सीधे जोड़ दो। क्या बताओ? आई इंटू ए स्क्वायर आई डायरेक्शन में है ये वाला, और आई इंटू ए स्क्वायर जे डायरेक्शन में, सीधे लिख दो। ये हमारा म्यू वेक्टर हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इस बात पे? दो वेक्टर को सम कर दिया वेक्टोरली, समथिंग आई समथिंग जे में, वेक्टर आंसर। टॉर्क कितना होगा? टॉर्क का आंसर लिखना है। देखो टॉर्क का जब मैग्नीट्यूड लिखना हो तो वेक्टर को छो ही मत, हम सीधे क्या लिखेंगे? एन आई म्यू बी साइन थीटा। तो म्यू की जगह हमें क्या लिख चुके हैं? आई इंटू रूट टू ए स्क्वायर। बी की जगह बी, और दोनों के बीच में एंगल क्या नजर आ रहा है कि नहीं? बताओ। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर इधर आया था और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों में एंगल कितना होगा? 90, और साइन 90 कितना होता है? 1। कितने लोग यहां तक पहुंच चुके हैं? कोई दिक्कत है? प्रियांशी क्लियर है? प्रांजल, नव्या, ये 90 डिग्री है भाई, और इजी ही देंगे, बहुत मुश्किल नहीं देंगे। 60 डिग्री दे दें, कुछ और दे दें, क्योंकि अगर 60 दे देंगे तो भी कर ही लोगे यार, नहीं कर लोगे। अगला क्वेश्चन है टॉर्क वेक्टर। अच्छा, टॉर्क का स्केलर आंसर आ गया, टॉर्क वेक्टर बताना है। तो क्या डायरेक्शन खुद से दिख रही है किसी को? देखो जरा, ये हमारा म्यू नेट आया है। पहले म्यू वेक्टर से बी की तरफ हवा करते हुए चलो, अंगूठा कहां इशारा कर रहा है? प्लस के। तो तुम यार क्यों क्रॉस करने के चक्कर में पड़ोगे? अब तुम देखो यार, इस बार 2D क्रॉस है तो मेहनत ज्यादा है, तो बेटर है कि हम इसी आंसर में क्या लिख दें? प्लस के कैप। समझ गए? एकदम एक्सट्रीम ऑफ द क्वेश्चन है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मान के नहीं चल रहा हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, बट टेस्ट सीरीज में तो आ ही सकता है यार, इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी दे ही देते हैं, तो मैंने करा दिया है जनता की मांग पे, जनता की मांग के बिना।
क्रिकेट की थकान दूर नहीं हुई है? एकदम फैल के बैठे। जो लोग बॉलिंग वॉलिंग किए होंगे उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई होगी बॉलिंग में। हाथ इतना घूमता तो है नहीं रोज, और जिसने फास्ट बॉलिंग करी ये तो हालत ही खराब हो जाती। हाँ नहीं उठ रहा अभी तक। हाँ, सब चोटिल खिलाड़ी हो गए कि और किसने किसने क्रिकेट का असर महसूस किया है? तुमने किया, तुमने खेला इसलिए, तुमने तो खेला भी नहीं तब। खेलने वालों को महसूस होगा, मतलब बैट भी चलाओगे तो यहाँ पे पेन होता है। यहाँ हुआ है अगर बैट भी चलाया जबकि हल्का बैट था। जिसने नहीं किया ना होता है, मेरे नहीं हुआ क्योंकि मैं रोज डंबल उठाता हूँ, वो अलग बात है। पैरों में हो रहा था। लेग डे नहीं करते आप कभी सर? हाँ क्या उससे क्या दर्द नहीं होगा? नहीं मतलब उतना ये वाला थोड़ा कम रहेगा ना एज कंपेयर टू जिम वाले। लेग प्रेस पे लगा देंगे सब 200 पे साइड में। हाँ आज किया, वो भी तो किया ही मैंने, आज वही किया है। हाँ भाई, तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया करो तुम लोग भी, 15 मिनट ही सही, कुछ ना कुछ कर लिया करो। मैंने 2 साल पहले डंबल खरीदे थे घर पे एक्सरसाइज करने के लिए, अभी भी रखे। फिर जिम ज्वाइन किया तभी कुछ हो पाया। जब देखो कि दुनिया में सबको ये कर रहा है तब लगता है कि हमें भी करना चाहिए, है ना। घर पे क्या दिख रहा है कि दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। हम क्यों करें, ये बात है। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं करी है, कहीं ना कहीं कर लें, दुनिया देखें। नहीं तो इतने लोगों को देखते रहोगे और अपने आप को देखते रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा हम हैं कहाँ। ठीक है, कोई कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, बस मेरी टेस्ट सीरीज आधी अधूरी दे रहे हैं, कहीं ज्वाइन नहीं की है। मैं नहीं वालों से हाथ उठवा रहा हूं, तुमने नहीं करी ज्वाइन, क्यों? तुम बताया था एलन किया है, क्या किया था? तो कब करोगी? नहीं, बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है, बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। सिलेबस कभी पूरा होता ही कहां है, जितना आता है उनमें से करो। मैं कब से कह रहा हूं तुम लोगों को भाई, हम लोग अगर यही तय करें कि जितना हमने पढ़ा उतने में से कर पा रहे हैं कि नहीं, पिछले साल की नॉलेज थोड़ा बहुत काम आ रही कि नहीं, कहां तो पूरा का पूरा तो वेट ही मत करो कभी भी, उतने में से हम कितने कर पाए जो हमारे आते हुए क्वेश्चन थे, या जितने टॉपिक क्लास में खत्म हुए उतने में से हम कितना कर पाए। यही अपने आप में स्किल डेवलपमेंट है। माहौल में जाके टेस्ट देना अभी शुरू करो, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगी, बाद में लगेगा कुछ टेस्ट और दे दिए होते तो बहुत बढ़िया रहता। ये सब पछतावा बाद में ना हो, इसके लिए अभी से टेस्ट देना शुरू करें। जहां भी चल रहा हो वहां पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, और ऑफलाइन पेपर देना तो ऑफलाइन ज्वाइन करें। जिन लोगों को ऑनलाइन देना है वो दोनों चीजें ट्राई कर सकते हैं। ऑफलाइन वाले तो ऑफलाइन ज्वाइन करें, कोई ऑनलाइन से फायदा नहीं। उसी माहौल में उसी टेम्परामेंट में जाके रोज बैठोगे तो कम से कम तुम टेम्परामेंट रिकॉल कराना सीखोगे। कुछ नहीं तो उतनी देर 3 घंटे तुम्हें थकान नहीं होती, यही तुम सीखोगे। ऐसे एक सब्जेक्ट का 1 घंटे 10 मिनट का टेस्ट दे दिया, उससे हमारा स्टेमिना थोड़ी पता चलेगा। और घर के कंफर्ट में देना और वहां देना वो दोनों अलग अलग चीजें। घर पे हमारा दिमाग और बॉडी उस लेवल पे नहीं आता है जैसा एग्जाम हॉल में आता है, ये मान लें। घर पे कोई काम याद आ गया, आ जाएगा, घर पे याद आ जाएगा, घर पे बहुत कुछ याद आ जाएगा। नहीं कोई याद है तो कोई याद दिलाने वाला आ जाएगा कि अरे तुमने यह नहीं किया, तो तुम अपना काम छोड़ के दूसरा काम करने लगे। वहां 3 घंटे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, पूरी इंटेंसिटी के साथ हम 3 घंटे कंसिस्टेंट दिमाग लगा पा रहे हैं कि नहीं, इसी के लिए हमें अपडेट करना है। बस में रह, अगर किसी ने 100 ओवर मीन 100 रन का 1 साल से 2 साल से 100 रन मारे ही नहीं है, तो वो 100 रन होते होते थक जाएगा।
और फिर सीधे सेमीफाइनल में याद आया काश हमने पहले इतनी लंबी इनिंग खेली होती। वो तो किस्मत अच्छी थी कि उसके बाद भी वो आउट नहीं हुई। अरे वो एक थी क्रिश्चियन थी, नाम बहुत कठिन है, तो वो 100 रन बनाने के बाद थक गई, एकदम बैठ जा रही थी बार बार, उसको लोग चीयर करने आ रहे थे बार बार, उठ जाओ बढ़िया कर रही हो जाओ। मैक्सवेल 200 मारा था जब, एक उनके तो पैर ही खराब हो गए थे, वो लेट के जगह पे आता है। हाँ, तो इसलिए हमें अपना स्टेमिना डेवलप कर लेना है। ये भरोसा मत करो कि सेमीफाइनल के दिन हमारी किस्मत अच्छी होगी, एक दो कैच छूट जाएंगे, नहीं छूटेंगे यार, वहां ये मामला ही अलग है। वहां पे तुम जितनी गलती करोगे इतनी भीड़ में से कोई ना कोई बढ़िया कर रहा होगा, वो आगे निकल जाएगा, है ना। तो तुम इस बात का भरोसा मत करो। वापस आते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे जैसे यार इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा होता था तो उसका टॉर्क होता था P sin थीटा। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखी है तो टॉर्क क्या होता है, म्यू बी साइन थीटा, है ना। इसके अलावा हम लोगों ने इसी फैशन में एक और फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जी। बता पोटेंशियल जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, माइनस पी कॉस थीटा। तो यहां क्या होना चाहिए, दैट्स इट, माइनस म्यू बी कॉस थीटा। वहां भी हमने सीधे ही हजम किया था, यहां भी हम सीधे ही हजम करेंगे, इस पे हमने कोई और डिस्कशन पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं करेंगे। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लूप का फॉर्मूला है, ठीक है। और जब भी फिजिक्स में ए बी कॉस थीटा टाइप आता है और स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसको हम कैसे डिफरेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट से। और ये जो फॉर्मूला है ये किसी वक्त का म्यू वहीं का बी और थीटा पे डिपेंड करता है, उस वक्त के थीटा पे डिपेंड करता है। तो ये प्रोसेस वाली चीज नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि जब जब कोई प्रोसेस वाली चीज आती है और प्रोडक्ट में है तो उसका इंटीग्रल वर्जन जरूर एग्जिस्ट करता है। ये प्रोसेस वाली चीज नहीं, ये किसी इंस्टेंट वाली चीज है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि किसी खास थीटा पे इतनी पोटेंशियल जी है, बस मिनट, ये उसका फॉर्मूला है, इस थीटा पर उतनी पोटेंशियल जी है, कोई प्रोसेस कराने वाली चीज नहीं है। तो इसमें बस दो ही फॉर्मूले हैं, म्यू बी कॉस थीटा कर लो, अगर स्केलर वैल्यूज पता है सबकी, या हम वेक्टर आंसर जानते हैं तो म्यू डॉट बी कर लो, उससे हमें पोटेंशियल जी पता चल जाएगा। और फिजिक्स में जब जब पोटेंशियल जी आता है तो किस तरह के एप्लीकेशंस होते हैं वो मैं बार बार बताता हूं, स्लो टू फास्ट, फास्ट टू स्लो, के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल, और रेस्ट से रेस्ट, वर्क डन बाय एजेंट इक्वल टू डेल्टा यू। तो वो यू से एसोसिएटेड क्वेश्चन इसमें भी पूछे जा सकते हैं, बल्कि मैंने एक दो क्वेश्चन पूछे भी हैं जो फैशन में चल रहे हैं। क्या पूछा है मैंने, 60 से 90 घूमने का वर्ग बताओ, 0 से थीटा घूमने का वर्ग बताओ, वर्क डन करो। क्या होता है वर्क डन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है। पूरी फिजिक्स में जब जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमने क्या किया है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करो और आंसर निकालो। आएगा माइनस म्यू बी कॉस 90, ओके फाइनल, माइनस कॉस 60, तो ये 0 हो गया, हो गई ना गलती, प्लस म्यू बी बाई 2। कितनों ने मुझसे पहले कर लिया है, ये वाला चलो करके दिखाएं, नीचे वाला करके दिखाएं और उसको डब्बा मारे, क्योंकि ये फेमस फॉर्मूला भी है, बट डब्बा ना मारे, बल्कि डब्बा ना मारे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, डब्बा इसी को मारे, प्रायोरिटी इसकी रहना चाहिए, ये भूल जाएंगे तो रिकवर कर लेंगे, ठीक है। ये भी फेमस है बट उसको इतना भी भाव मत दो कि हम उससे ज्यादा भाव इसको देने लगे। 0 से थीटा का आंसर फेमस है इसलिए लोग याद भी रखते हैं, बट मैं प्रायोरिटी नहीं देना चाहता क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत पर्टिकुलर है, 0 से शुरू करोगे तभी काम करेगा, 30 से 90 के लिए काम नहीं करेगा। तो ऐसे पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम क्यों भाव दें यार, हमें हर चीज को बराबर भाव देने की जरूरत ना फिजिक्स में ना लाइफ में। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो फाइनल एंगल कितना है थीटा, इनिशियल एंगल कितना है 0, बस इतना करना था यार, आ गया आंसर, निकाली लो यार, माइनस म्यू बी कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस म्यू बी
म्यू भी कॉमन ले लो तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है? डब्बा नहीं मानना, डब्बा नहीं मानना, इसको भाव नहीं देना है। कोई दिक्कत है भाई लोग? कितनों में ज्वाइन किया है टेस्ट सीरीज? एलन के लिए अलग से होती है। अच्छा, अच्छा है। आकाश तो अभी कितने टेस्ट हुए हैं? AITS हुआ, एक हुआ, 30 को है, 30 को दूसरा है, 23 को दूसरा है। तुमने 8 में से कितने दिए हैं? दिए हैं, गुड। ये देखो यार, तुम लोग भी दे सकते, बिल्कुल भेजना चाहिए। उससे कुछ गेन नहीं हुआ? क्या गेन हुआ? पता चल, अभी कुछ दिन में ना पैटर्न दिखने लगता है कि हमसे इस तरह की गलतियां होती हैं, तो तुम्हें टाइम से गलती पता चल जाएगी, रिजॉल्व कर लोगे। एंड में गलती पता करेगी तो कितना रिजॉल्व करोगे टाइम से। तो ये पैटर्न दिखना 1-2 टेस्ट में नहीं शुरू होता है। जब कम से कम जैसे 7-8 टेस्ट इसने देख लिए तो अब इसको समझ में आने लगा कि इस तरह की चीजें हमसे गलत होती हैं, इस तरह की सही होती है। और जब गलतियां समझ में आएंगी 7-8 टेस्ट के बाद, तब तुम दूर करना शुरू करोगे, उन टॉपिक को वापस रिफर करोगे। बात समझ रहे हो? देखो यार, कुछ रिवीजन मत करो, मैं तो कहता हूं तुम सर उठाओ, जाके टेस्ट पेपर पे बैठ जाओ, तब भी चलेगा, तब भी चलेगा, कुछ ना कुछ तब भी गेन करोगे। भाई ऐसा थोड़ी यार कि तुम बिल्कुल ही जीरो हो, तुम्हें एक स्टेप पीछे से चीजों को करना आता है, नहीं हुआ तो थोड़ा सा रिकॉल करके कर लो, कुछ करो तो, जाके शुरू तो करो। ऐसा क्या हो जाएगा अगर मान लिया नंबर खराब आ जाएंगे तो? क्या हो जाएगा मान लिया अभी खराब आ जाएंगे तो? हम लोग इस बात की तैयारी करें कि एग्जाम का दिन खराब ना हो, तो अभी 4-6 खराब हो जाए, क्या फर्क पड़ जाएगा? मत बताना घर वालों को, नंबर अपना ही लगाना उस पे, मैसेज भी तुम्हारे पास है, तुम ही देखो अपना टेस्ट। मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि पढ़ के जाऊं, क्योंकि पिछली बार खुद का लगा Good. 2-3 टेस्ट में गया था, उसके बाद पढ़ के नहीं जाता। हाँ, नहीं बिल्कुल सही किया। सब लोग अपने आप को जानते हैं, अपने हिसाब से फैसला ले। तुम अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो तो अपना नंबर दे के आओ, खुद ही देखो, खुद ही जलील महसूस करो, अगली बार अच्छा करो। और तुम्हें लगता है नहीं, जब तक किसी और को पता ना चले तब तक मैं ट्रिगर नहीं होता। कुछ लोग मेरा नंबर दे दे जाके वहां पे। पेमेंट टाइम में आप कर रहे हो, यूपीआई पे लिंक आई। एक ही चार्ज अगर बहुत तेजी से घूम रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो किसी समय पे कहां है इसका तक पता नहीं चलता है। यानी इतना फास्ट घूमता है कि हम उसको ये नहीं कहते कि इस जगह पे घूम रहा है, अभी देखो ये देखो जा रहा है, ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्लाउड है इसका मतलब कि वो एक सर्कुलेटिंग नेगेटिव चार्ज का माहौल है जो यहां पर है, वो 1 सेकंड में लाखों बार घूम जाता है। तो जब ऐसा कभी मामला होता है तो वो एक सर्कुलेटिंग करंट जैसा माहौल हो जाता है। फिर उसको हम ये नहीं कहते एक पार्टिकल घूम रहा है, बल्कि एक क्लाउड है जो घूम रहा है, और क्लाउड घूमना इज सेम एज करंट नहीं। तो इसका हम एक इफेक्टिव करंट, कोई भी क्यू चार्ज अगर लगातार न्यू साइकिल पर सेकंड कर रहा है, न्यू साइकिल पर सेकंड कर रहा है, न्यू हर्ट्ज से घूम रहा है ना, तो उसका करंट क्या होता है, इफेक्टिव करंट क्या होता है, उसका मैं सीधे फॉर्मूला समझा रहा हूं, याद रहेगा। पता अच्छा, करंट का यूनिट क्या होता है? वो होता है कूलम पर सेकंड। ओके, उसी को एम्पियर बोलते हैं, बट बेसिकली वो कूलम पर सेकंड होता है। फिर क्यू की यूनिट क्या है? कूलम। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? पर सेकंड। कोई साइकिल तो काउंटिंग है, उसका कोई मतलब नहीं। तो क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी उसका करंट होता है, दैट्स इट। अब बात आती कि क्या ये करंट का आंसर इसी लुक में हमेशा होगा? इसके मल्टीपल लुक क्या हो सकते हैं मुझे बताओ। अगर फ्रीक्वेंसी ना देके टाइम पीरियड दिया हो घूमने का, तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ना देके ओमेगा दिया हो, ये कितने ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है ये दिया हो, तब तो क्या ओमेगा इक्वल टू 2π/t सबने पढ़ा है? तो t बराबर क्या लिख सकते हो? 2π/ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा। नहीं, क्या बता यार, v बराबर r ओमेगा सबने पढ़ा है? हो सकता है ये भी लुक ना देखने को मिले, तो v ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं?
ओमेगा को क्या लिख सकते हैं V बाई आर। तो क्या मैं सही लिख रहा हूं? सही लिख रहा हूं? QV अपॉन 2 बाई आर। क्या ये बात क्लियर है? देखो यार, मल्टीपल लुक्स याद रखने की जरूरत नहीं होती, हम हमेशा वो चीज याद रखते हैं जो सबसे इजी टू डाइजेस्ट है। उसके बाद कन्वर्जन करना आना चाहिए। इतने सारे फॉर्मूले याद करने के अगर सोचोगे तो कुछ नहीं याद रख पाओगे। तो सबसे इजी टू डाइजेस्ट है कि नहीं यार? क्यू की यूनिट कूलाम और इसकी क्या है पर सेकेंड, तो बन गया क्या कूलाम पर सेकेंड। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब जरा देखें, अगर आई आ गया है तो हम क्या डाइपोल मोमेंट ला सकते हैं? ये करंट है जो घूम रहा है और वो करंट इतना है, एक करंट है जो घूम रहा है, उसमें नंबर ऑफ टर्न जैसी कोई बात हम कर ही नहीं सकते, वो बेसिकली एक ही है। तो बता यार, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम क्या लिख सकते हैं? आई इंटू एरिया। आई इंटू एरिया मतलब कितना? पाई आर स्क्वायर। ओके, आई की जगह ये लिखने का फैशन है। मैं तो कहूं यार लिखने का फैशन है तो क्या हुआ, क्या आई की जगह ये हम कुछ भी ला सकते हैं, तो जाने कितने लुक आ जाएंगे। तो इसका मैं कोई भी लुक नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई लुक मत याद रखो। क्या तुम ये भूल जाओगे क्या आई म्यू इक्वल टू आई होता है? और ये अगर भूलने ही वाले हो तो फिर आगे कुछ पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं यार। आई की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं? सिंपली क्यू बी अपॉन 2 पाई आर। पाई से पाई कट गया, आर से आर, तो ये बन गया क्यू बी आर बाई 2। ये फैशन में चल रहा है तो मैं बता रहा हूं फैशन कभी भी बदल सकता है। हम चाहें तो यहीं पर फ्रीक्वेंसी अपेयर करा दें, हम चाहें तो टाइम पीरियड ओमेगा कुछ भी अपेयर करा सकते हैं, बट ये फैशन में चल रहा है। डन ना, मैं इसको भी डब्बे में नहीं बंद कर रहा हूं। क्या ये तो तुम्हें ऑलरेडी आता है ना यार? फिजिक्स में यार प्रायोरिटी तय करना बहुत जरूरी है। कोई सोचता है कि मुझे सारे फॉर्मूले रट जाएंगे और प्रायोरिटी हम डिसाइड ही नहीं करेंगे तो रह जाओगे भाई। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, ये बड़ा फैशन वाला क्वेश्चन है, फैशन वाला क्वेश्चन है। म्यू और एल का रेशियो, किसका किसका? म्यू और एल का रेशियो। म्यू अभी जो पढ़ा है हमने, और एल जो हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा था। क्या एल क्या होता है यार? एम वी आर। और म्यू अभी क्या पढ़ा है? क्यू वी आर। तो वी आर गया, ये आंसर कितना आ गया? क्यू बाई 2m। ये भी बड़ा फेमस है, ये रट जाना चाहिए धीरे धीरे। ये लाए हैं, थोड़ा ज्यादा मेहनत करके लाए हैं तो ये हम रट लेते हैं यार। इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूं। क्यू बाई 2m होता है। सर उल्टा एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड उल्टा लिखा है मैंने। हेडिंग उल्टी हो गई है। मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। म्यू और एल का रेशियो इसी सीक्वेंस में फैशन में चल रहा है लिखने का। क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, अगर ये चार्ज क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां है? म्यू वेक्टर कहां है? अंदर। म्यू वेक्टर अंदर है। अच्छा, इसका एंगुलर मोमेंटम कहां है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कोई एम मास की चीज अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो हाथ को कर्ल करो, वही ओमेगा की डायरेक्शन होती है, वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। भूल गए क्या? तो कुल मिला के जैसे म्यू निकालते हैं डायरेक्शन, म्यू कैसे निकालते हैं यार? करंट। यार एक बात है, म्यू के लिए करंट चाहिए और एंगुलर मोमेंटम के लिए मास के घूमना चाहिए, मास घूमना चाहिए, और करंट के लिए चार्ज घूमना चाहिए। तो इसके अंदर चार्ज भी है, मास भी, तो चार्ज भी क्लॉकवाइज घूम रहा है और मास भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम भी अंदर है और मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर है। तो ये रेशियो कैसा आएगा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत है? लेकिन अगर यही डिस्कशन फॉर निगेटिव चार्ज किया जाए माइनस क्यू, तो ध्यान देने की बात है, अगर एक निगेटिव चार्ज क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट हम, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट हम कहां दिखाएंगे? ये बात समझने यार, कि ये अगर चार्ज क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट हम क्लॉकवाइज नहीं बोल सकते, करंट हमें कहां बोलना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। निगेटिव चार्ज के अपोजिट में करंट होता है नहीं,
तो बताओ इसका म्यू वेक्टर कहां आ गया, बाहर, म्यू वेक्टर कहां गया, बाहर। लेकिन इसके अंदर कुछ मास भी तो है, वो कहां घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो यार एंगुलर मोमेंटम का चार्ज से थोड़ी कोई लेन देना है, एंगुलर मोमेंटम किससे लेने देना है, मास से, और मास कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो एंगुलर मोमेंटम कहां है, अंदर। तो अब दोनों का साइन हमें अलग अलग देना पड़ेगा, तो हम म्यू और एल का रेशियो यहां देते हैं -q/2m। ये माइनस केवल ये बता रहा है कि दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं। बात क्लियर है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन के लिए बात करे तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो लिखेंगे -e/2m। बात क्लियर है भाई लोग। ये फॉर्मूला सीधे यहां से रट लेते हैं, हालांकि हमने इसके भी स्टेप किए कि कैसे आता है। जहां स्टेप ज्यादा हो जाते हैं वहां हमें नए जंक्शन बनाना पड़ते हैं। तो क्या 15 मिनट यहीं बैठ के क्वेश्चंस करेंगे, टॉर्क इसको पूरा खत्म कर लें यहीं पे 15 मिनट में। बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन करके जाओगे। ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि इनके बिना आगे के टॉपिक में होगी दिक्कत, तो यहीं के यहीं क्लियर कर लो, इनको परमानेंट कर लो।